हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 19वां अध्याय अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहने। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से मानव शरीर की शोभा बढ़ती है और व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। कविता को सजाने संवारने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्द और माध्यम से कविता आकर्षक बना देते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार उसमें होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के चार भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। शब्दालंकार शब्द के प्रयोग द्वारा किसी कथन में चमत्कार, सौंदर्य तथा प्रभाव लाना शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास जहाँ स्वरों की भिन्नता होते हुए भी एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। म वर्ण की आवृत्ति में यहाँ अद्भुत रस भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च और लौ की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोकिल कीर कपोतनी के कुल केली करे अति आनंदकारी, तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, तो म वर्ण की आवृत्ति हुई है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स की आवृत्ति यहाँ पे हुई है। सजग स्वस्थ शुचि विमल धवल नव, तो स और ल की आवृत्ति यहाँ पे देखने को मिली। सजग सफल नव नवल सकल भव, ल की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है। यमक जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। तीन बेर खाली थी वे तीन बेर खाती थी, यानी एक बेर का मतलब है बार और दूसरी बेर का मतलब है फल के दाने, यानी बेर एक फल होता है उसके दाने। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाखारी बोराय जग या पाए बोराय, तो यहाँ पे कनक का अर्थ, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लेनी, तो बेनी कवि का नाम है और दूसरी बेनी का अर्थ यहाँ पर चोटी से है। लहर लहर कर यदि चूमे, तो किंचित विचलित मत होना, तो लहर यानी तरंग और लहर यानी मचलना, तो यहाँ पे दो लहरें हैं और दोनों लहरों का अलग अलग अर्थ है। श्लेष श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, पहला धीरज, दूसरा सम्मान और तीसरा जल। अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधियारो होए। बार बचपन जलने पर, बड़े बड़ा होकर या बुझने पर, तो यहाँ पे दो दो अर्थ हैं। मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, तो कलियां यानी फूल खिलने से पूर्व की अवस्था और यौवन से पूर्व की अवस्था, दोनों ही कलियों, कलियां का अर्थ दोनों में ही आता है। अर्थालंकार जहां शब्द के रूप के कारण नहीं अपितु उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अलग अर्थालंकार के जो मुख्य भेद हैं वो हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उपमा जहाँ दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण और धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे वह कबूतर सी चुनरिया जब लहर जाती गगन में, पंख आतुर फड़फड़ाता हंस सा अरमान
मन में। पहली पंक्ति में आकाश में लहराती हुई चुनरी को कबूतर जैसी बताया गया है, जबकि दूसरी पंक्ति में मन के अरमान को हंस की तरह कहा गया है, जो उस चुनरिया को देखकर फड़फड़ाता है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, पीपल पात सरिस मंडोला। रूपक पढ़ेंगे। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में एक रूपता दर्शाई जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में हरि के चरणों को कमल रूपी बताया गया है। यहाँ पर चरण उपमेय की तुलना कमल उपमान से की जा रही है, अतः इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। उदाहरण पढ़ेंगे हम कुछ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी मैं चंद्र सा खिलौना मुझे चाहिए। चरण सरोज पखारन लाया, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। पद और पंकज। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयगिरी और मंच। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, तो संत सरोज और लोचन भृंग का यहाँ पे बात हो रही है। उत्प्रेषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेषा अलंकार होता है। वाचक शब्द मनु, मानो, मनहु, जन, जनहु, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन का शरीर इस प्रकार क्रोध से कांपने लगा, तेज तूफान के कारण सोता हुआ समुद्र जाग गया हो। यहाँ क्रोधित अर्जुन के शरीर में तूफान से युक्त समुद्र की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य उदाहरण पढ़ लेते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र से जल भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। सोहत ओढ़े पीठ तट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगसी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में लंका दहन का जो कारण थी, आग लगने से पहले सारी लंका जल जाने का वर्णन है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण पढ़ लेंगे। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, इतनी अधिक बरसात होने पर भी कोई कैसे प्यासा रह सकता है। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तीर के छूटते ही सिर कट गया और लोक सीमा का उल्लंघन है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है, तो ये लोक सीमा का अतिक्रमण है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सोचने मात्र से घोड़े का अपार नदी की दूसरी ओर पहुंच जाना एक असंभव कार्य है, तो ये अतिशयोक्ति है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य लाने वाले शब्दालंकार होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अर्थालंकार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।